कि हेमंत सोरेन ने भी भाजपा पाले में जाना स्वीकार नहीं किया और उनकी गिरफ्तारी हुई। कुछ लोग तो जो जानकार लोग हैं, मैं तो जेएमएम को बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे कमजोर कौन है? झारखंडी है। सबसे कमजोर कौन है? मूलवासी है। सबसे कमजोर कौन है? आदिवासी है। सबसे कमजोर झारखंड के युवा है और सबसे कमजोर यहाँ के छात्र हैं। उन्हीं के ऊपर केस हो सकता है, उन्हीं को सजा हो सकती है, उन्हीं को जेल हो सकता है। अभी तो पूरे देश में राजनीति यही चल रही है कि जो हमारे खिलाफ यानी भाजपा के खिलाफ जो खड़ा होगा उसको खत्म कर देना है। या तो आप मेरे पाले में आ जाइए या फिर आप जेल की हवा खाइए। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के मूलवासी हैं, उनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है और चुनाव नज़दीक है। ऐसे समय में जो आदिवासियों का बड़ा चेहरा कह सकते हैं, मजबूत चेहरा कह सकते हैं, उनको उसको परेशान करना जो है ये भाजपा की स्वाभाविक राजनीति। वर्तमान झारखंड में कई ऐसे मुद्दे हैं पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियों पर है और इन सारे मुद्दों पर बातचीत हम लगातार किसी न किसी व्यक्ति से कर रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लेना, चंपई सोरेन का मुख्यमंत्री बन जाना, मंत्रियों को मंत्री पद के लिए विधायकों का इतना एक होड़ चल रहा है, वो है जैसे जैसे जेल के पेपर लीक का मसला हो या उसके बाद छात्रों पर एफआईआर हुआ वो मसला हो या फिर उस तमाम जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे हैं झारखंड के अंदर चल रहे हैं। हमारे साथ संतोष महतो हैं, छात्र युवा अधिकार मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और रामगढ़ से झापा के प्रत्याशी मतलब कैंडिडेट रहे हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। पहले तो स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बातचीत का मुख्य मुद्दा ये है कि पहला तो जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले वाले आरोप में गिरफ्तार किया, उस पर आपका क्या मतलब सोचना है? जमीन का घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है ये अभी देखना बाकी है, लेकिन जो प्राइमा फेशिया है, शुरुआती देखा जाए तो ये घोटाला तो है। आसपास की ग्राउंड रियलिटी भी ये है। ऐसा है कि मैं जब किसी मुद्दे पर बात रखता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि कुछ फैक्ट चेक मैं अपने स्तर से करता हूँ। मैंने जो प्लॉट बड़गाई का बताया जा रहा है, जो 8 एकड़ से ज़्यादा का प्लॉट बताया जा रहा है, उसके आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनसे मैंने जानकारी जुटाई है। कुछ मेरे विश्वसनीय लोग उस प्लॉट के आसपास रहते हैं और उनका कहना है कि वाकई में सीएम के करीबी लोगों का वहाँ पे आना जाना हुआ है और आसपास के लोग भली भांति जानते हैं कि उस ज़मीन पे हेमंत सोरेन का कब्जा रहा है। फिलहाल ये बात अभी चुनाव से ऐन वक्त, चुनाव के शुरुआती समय पे ये आ जाना, इसमें एक बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ज़मीन के मामले में हेमंत सोरेन शामिल रहे हैं, इस बात पे भी मैं स्पष्ट यही कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है। लेकिन पूरे भारत का पहला ऐसा सिविल केस है, सिविल नेचर का केस है, इसमें किसी की गिरफ्तारी मैं मानता हूँ। इससे सिविल नेचर केस में गिरफ्तारी नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ जो भाजपा के येदुरप्पा है उनके साथ भी ऐसा ही मामला है, जबकि इससे बड़ा जमीन का घोटाला उनके साथ है। लेकिन उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट का बयान आता है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपके खिलाफ गिरफ्तारी कैसे हो सकती है। लेकिन ये वही है, एक आदिवासी राज्य है हमारा, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के मूलवासी हैं, उनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है और चुनाव नज़दीक है। ऐसे समय में जो आदिवासियों का बड़ा चेहरा कह सकते हैं, मजबूत चेहरा कह सकते हैं, उनको उसको परेशान करना जो है ये भाजपा की स्वाभाविक राजनीति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये मामला आज का नहीं है। ये बड़गाई में जो भूमि का मामला है ये पिछले 2 साल से हम लोग गाहे बगाहे अखबारों में और अलग अलग स्रोतों से हमें इसकी जानकारी मिलती रही है। लेकिन चुनाव के ऐन वक्त इनका गिरफ्तारी करना जो है वो बिल्कुल एक राजनीतिक षड्यंत्र है, सुनियोजित षड्यंत्र है। लेकिन जिस दिन गिरफ्तारी हुई रात 31 जनवरी को, फिर हम लोग के पास जो सूचना है, जो मीडिया में पढ़ने को मिला, उसमें यह था कि 31 जनवरी को मुख्यमंत्री के इस्तीफे से पहले उनको गिरफ्तार करना था ताकि इस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो सके। मुख्यमंत्री ने अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करके वो पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर उनकी गिरफ्तारी। तो ये एक जो राजनीतिक स्थिरता झारखंड के अंदर थी 2014 से 2019 तक में, जिस पर विराम लगा था, तो वो राजनीतिक स्थिरता फिर से झारखंड के अंदर दिखाई पड़ने। सिर्फ राज्य नहीं
बल्कि पूरे देश में जो राजनीतिक का जो घटिया और ओछा राजनीति जो चल रहा है, जो सबसे खराब राजनीति जो आज तक के भारत के इतिहास में नहीं हुआ होगा, वो इतिहास इधर मोदी के शासनकाल में देखा जा रहा है। सिर्फ झारखंड नहीं, आप हमारे बगल के बिहार राज्य को देख लीजिए, बगल में बंगाल को देख लीजिए। इनके दमनकारी नीति, इनका यही फाइल अपने पास रख लेना, छोटे गुनाहों को बड़ा प्रोजेक्ट करके उसका फाइल अपने पास रख लेना, फिर ब्लैकमेलिंग करना और अपने पाले में उनको लाने का कोशिश करना, और नहीं आने पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बहुत तरीके का इनके जो पिंजरे में जो तोते हैं उनको निकाल के ये उनके पीछे छोड़ देते हैं। पहली बार एक आदिवासी, चूंकि सिर्फ ये आज आदिवासियों का लड़ने का ये पहला एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है। इससे पहले भी कहा जाता है कि जब पूरा देश गुलाम हो चुका था, हमारा छोटा नागपुर और आसपास के आदिवासी जो है वो आज़ाद थे, उन्होंने कभी भी अंग्रेजों का शासन एक्सेप्ट नहीं किया। और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने भी भाजपा पाले में जाना स्वीकार नहीं किया और उनकी गिरफ्तारी हुई। कुछ लोग तो जो जानकार लोग हैं, मैं तो जेएमएम को बोल रहे हैं, सेम बात तो जेएमएम बोल रहे हैं। देखिए, ये एक रिजेमलेंस है, कोइंसिडेंस है कि जेएमएम के लोग ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि वो पार्टी में है और वो अपने सुप्रीमो के खिलाफ, अपने अध्यक्ष के खिलाफ जो है बयान नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो फैक्ट है, हम लोग जो है झारखंड के जिम्मेदार नागरिक हैं। राजनेता बाद में है, राजनीति हम लोग बाद में करते हैं, लेकिन झारखंड के अस्मिता की जब बात आएगी, यहाँ के माटी की बात जब आएगी, यहाँ के लोगों की जब बात आएगी, जो सच है उसकी बात आएगी, तो हम लोग हमेशा उसके पक्षधर रहे हैं। मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए कि जिस तरीके से अभी विनोद कुमार सिंह को एक पावर ब्रोकर के रूप में देखा जा रहा है, ठीक उसी तरीके से अखबारों की सुर्खियां बन रही थी कुछ दिनों पहले, सुपर सीएम। ये सुपर सीएम कौन है? और जब सुपर सीएम वो बना हुआ है शख्स अभिषेक प्रसाद पिंटू, जो सुपर सीएम इतना दिनों तक बना हुआ था, क्या लगता है कि उसकी मिली भगत इसमें नहीं होगी? लेकिन चूंकि वो ऐसे वर्ग से आते हैं जो वर्ग यहाँ का नीति निर्धारण करता आया है। मंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं विनय चौबे, तो उन पर कोई आरोप नहीं आया? बिल्कुल बताइए। हमें भी पता है कि अधिकतर काम जो है वो सचिव करते हैं। चौबे जी के ऊपर कोई उंगली नहीं आई, वो पाक साफ है। आप बिहार में अगर चारा घोटाले की बात अगर करते हैं तो मुख्य आरोपी कौन थे? जगन्नाथ मिश्र। लेकिन उनसे पहले सजा हो जाती है लालू यादव को, और जब तक जगन्नाथ मिश्र के ऊपर सजा या उनके खिलाफ आरोप तय होता है तब तक वो निकल लेते हैं। यही परंपरा तो चलती आई है, हमेशा से जो कमजोर है उसको दबाया जाता है। अभी तो पूरे देश में राजनीति यही चल रही है कि जो हमारे खिलाफ यानी भाजपा के खिलाफ जो खड़ा होगा उसको खत्म कर देना है। या तो आप मेरे पाले में आ जाइए या फिर आप जेल की हवा खाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हेमंत सोरेन निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, उनकी कोई मिली भगत नहीं है, लेकिन हाँ, जो गुनाह है उस गुनाह के आधार पर इस तरीके से गिरफ्तारी करना और राज्य में राजनीतिक अस्थिरता ले आना, ये राजनीतिक शुचिता के खिलाफ है और राजनीति सबसे निम्नतर राजनीति का ये उदाहरण बना है इस राज्य के अंदर। लेकिन जब हम लोग इतिहास देखते हैं राज्य का 23 सालों का, तो जब जब राजनीतिक अस्थिरता आई है तब ज़्यादा दोषी भाजपा ही रही है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की सरकार गिरानी हो, चाहे अर्जुन मुंडा का मुख्यमंत्री बनना और फिर ढीठ बनकर रहना, फिर उसके बाद शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बना देना, फिर गिरा देना, फिर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना, फिर गिरा देना। तो हम लोग जब देखते हैं तो ज़्यादातर तो जिम्मेदार, अभी फिलहाल जो हुआ तो इसमें ज़्यादा जिम्मेदार तो भाजपा नजर आती है। निसंदेह भाजपा जिम्मेदार है। उसकी डील यही थी, भाजपा की डील यही थी कि आप कांग्रेस अलायंस को छोड़कर हमारे साथ आ जाइए, हम आपको बैकहैंड सपोर्ट करेंगे और आप सीएम बने रहिए। हेमंत सोरेन ये नहीं माने, उसका सजा वो भुगत रहे। यही सच है। और मैं किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं या फ्यूचर में मैं किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करूंगा, उसके परे जो सच है वो सच यही है। जहां कहीं पे भी भाजपा के सामने जिस भी नेता ने घुटने नहीं टेके हैं, वर्तमान राजनीति का यही स्वरूप है।
उनका एक ही एजेंडा है कि विपक्ष मुक्त जो है वो भारत बनाना है, ताकि उनके जो एजेंडे में शामिल चीज़ें हैं, वो एजेंडे में शामिल चीज़ें क्या हैं वो सबको पता है, उसको थोपा जा सके, उसको जबरन लागू किया जा सके। हम लोग भी देखते हैं देश के अंदर, जैसे अजीत पवार की अगर बात करें, पहले उनके खिलाफ मोदी जी का आवाज़ बुलंद होता था भ्रष्टाचार के मामले में, अजीत पवार चले गए। इधर नीतीश कुमार को बिहार में देखते हैं, उधर बंगाल में दिलीप घोष देखते हैं, साउथ में भी कई ऐसे लीडर्स हैं, इधर ऊपर की बात कर रहे हैं हम लोग। झारखंड में आते हैं भानु प्रताप शाही, 130 करोड़ कोयला घोटाले, दवा घोटाले का आरोप। कोई पैरासीटामोल या डिस्प्रिन टाइप का दवा नहीं, जीवन रक्षक दवा के घोटालों का आरोप। और उसके बाद ईडी ने उनकी कई करोड़ की संपत्ति भी अटैच कर ली। उसके बाद भाजपा में बाकायदा विधानसभा के अंदर भगवा पहनकर राम के नारों का, राम का जाप करके अपने कांड, अपने कर्म को शुद्ध करने लगे। तो जो आप बता रहे हैं तो दिखता नहीं उसमें। भाजपा वॉशिंग मशीन है, सब जानते हैं। अगर हेमंत सोरेन एनडीए में आ जाते तो वो भी पाक साफ साबित हो जाते। उदाहरण में बहुत सारे लोग हैं, अपने शाही जी का लिया ही, आज वो इरफान अंसारी पे तंज कसते हुए दिखते हैं और दांत निपोरते हुए मीडिया में इंटरव्यू देते हैं। सब लोग, सब छुप गया क्योंकि वो भाजपा के हैं। अभी निहायत ही बेशरम बयान सूरज मंडल का आया, आज वो भी भाजपा में है। तो भाजपा में आ जाने के बाद आदिवासियों को गाली देना, आदिवासियों के खिलाफ कुछ भी बोल देना, आदिवासी नेताओं को परेशान करना, मूलवासी नेताओं को परेशान करना और माटी से जुड़े वैसे तमाम चेहरों को परेशान करना उनका जो है एक अधिकार हो जाता है। यही परंपरा चलती आई है। ये तो चलिए ईडी और गिरफ्तारी और हेमंत सोरेन वाले मसले पर बात कर लें। झारखंड में बड़ा मुद्दा और चल रहा है, जैसे सीजन का पेपर लीक होता है, उसके बाद छात्र आंदोलन करते हैं, छात्रों पर एफआईआर होता है। ईडी की गिरफ्तार, ईडी द्वारा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, नया मुख्यमंत्री बनना, इन सब मसलों में वो पेपर लीक वाला मसला दब जाता है, तो मीडिया में कम कवरेज मिलने लगता है। छात्र को एफआईआर कर दिया जाता है तो वो दब जाते हैं। इसको कैसे देखें, पेपर लीक से लेके अभी तक जो हो रहा है? अभी जो आपने जो सवाल किया, ये सवाल अब वाजिब सवाल है और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सवाल है। मुझे खुशी हुई क्योंकि एक बड़ा युवा वर्ग और एक बड़ा छात्रों का समूह हमें फॉलो करता है, तो एक जिम्मेदारी हो जाती है कि इस मामले में हम अपना स्टैंड क्लियर करें। शुरुआती दौर से देखा जाए, अभी तक मैंने जो भी बातें रखी वो एक तटस्थ बात थी, निष्पक्ष बात थी कि क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। तो वो बातचीत है जो मूलवासी है, जो झारखंडी है, बिल्कुल मतलब जो माटी की जिम्मेदारी है हमारी, जो जल जंगल जमीन की हमारी जिम्मेदारी है, उस आधार पे मैंने वो बात कही थी। लेकिन ये जो वाजिब सवाल आपने पूछा, अभी सरकार ने कुछ ही दिन पहले, अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं तो 3-4 माइलस्टोन पे बात होगी। पहला माइलस्टोन हेमंत सरकार ने लागू किया कि स्थानीय निकायों में 70-75% जो है वो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ये 100% चुनावी जुमला साबित हुआ। किसी भी रोजगार में लोकल लोगों को इस कानून के बनने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा कानून ये बना कि भाई 5 करोड़ का ठेका जो है स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। ये प्रस्ताव आया, उसका भी अगर धरातल पे देखें तो उससे स्थानीय आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के युवा, यहाँ के ठेकेदारों को कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद ये आया, ये जो परीक्षा में नकल करना, उसके खिलाफ जो कानून पास हुआ, नहीं उससे बीच में वो मॉब लिंचिंग का भी बना कानून, मॉब लिंचिंग का भी जो कानून बना, उस पर भी धरातल पे कोई काम नहीं हो पाया। तो एक परंपरा चल रही है, ऊपर जो गप्पू बैठे हुए हैं कि कुछ भी बोल देना है, लोक लुभावन के लिए, वोट का पोलराइजेशन करने के लिए कुछ भी बोल देना है, कुछ भी जुमला कर देना है, कुछ भी भाषण दे देना है, कुछ भी वादा कर देना है और वोट ले लेना है। उसी को कॉपी करके हेमंत सोरेन ने यहाँ पे भी जुमलों की बरसात कर दी। अच्छा, ऊपर मतलब मोदी जी की बात? बिल्कुल। अभी एक कानून बना जिसमें परीक्षा में जो चीटिंग वगैरह है उसके खिलाफ जो कड़ा सजा है, 10 साल की सजा है, करोड़ों रुपए का जुर्माना है। अब हमें ये देखना है कि हेमंत सोरेन को कितने साल की सजा होती है,
या विनोद कुमार सिंह जो शामिल हैं उसको कितने साल की सजा होती है, या आयोग के अध्यक्ष, या आयोग के अध्यक्ष हैं, या जो एजेंसी है, और जितने भी तमाम लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जिन्होंने परीक्षा पत्र का प्रश्न पत्र लीक किया या पैसे की उगाही की, आज विनोद कुमार सिंह के आवास पर एडमिट कार्ड पाए गए। वो एडमिट कार्ड किसके थे? छात्रों के थे, तो पाया गया था। उनके घर पे भी छापेमारी में जो है वो मिले हैं एडमिट कार्ड। तो ऑब्वियस ही बात है, ये अंडरस्टूड बात है कि पैसा लिया गया है। और व्हाट्सएप चैट जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ है, मैं तो कहता हूं कि हेमंत सोरेन के साथ आसपास जितने लोग हैं उसमें ये जो सुपर सीएम है इनकी भी उसमें भागीदारी होगी। अब हमें ये देखना होगा कि इनको कितना कड़ा सजा मिल पाता है और कितने साल ये लोग जेल में रहते हैं। बाकी एक और मामला है कि अभी देखिए जो आंदोलनरत छात्र हैं उनके ऊपर फर्जी ऊपर 15 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। 3000 से ज्यादा लोगों को ये सस्पेक्ट में रखा गया है। बताइए, आप भी हो सकते हैं इसमें? बिल्कुल हो सकते हैं। उसमें ऐसे ऐसे नाम दिए गए हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। कुछ लोग यूट्यूबर हैं जो लोग वहां न्यूज कवरेज करने के लिए गए थे, उनको अभियुक्त बना दिया गया है। ऐसे ऐसे धाराएं उन पे लगाई गई हैं। खैर धाराओं का क्या है, वो तो शुरू से परंपरा चलते आई है कि सरकार के खिलाफ जो बोलेगा, आप भी उसके भुक्तभोगी रह चुके हैं। आपने भी मुखर होकर सरकार के खिलाफ जब बोलना शुरू किया तो उनके पास यही है, फर्जी केस करना, जेल में हाँ, प्रशासन का मदद लेना, डराना, धमकाना, ताकि युवा बोलना बंद कर दे, ताकि छात्र आंदोलन करना बंद कर दे और इनकी मनमर्जी चलती रहे। मुझे लगता है कि चारा घोटाले में जितना बड़ा घोटाला नहीं हुआ, जितना मधु कोड़ा के समय नहीं हुआ, उससे बड़ा घोटाला ये जेएसएससी जेल में हुआ है। अब हमें देखना होगा कि इसमें क्या ईडी की जांच होती है, क्या सीबीआई की जांच होती है, क्या एसआईटी का जो गठन किया गया है उसका क्या परिणाम आता है। मुझे पूरा पक्का पता है कि इसमें जितने भी शामिल लोग हैं उनको कुछ नहीं होना है, क्योंकि सबसे कमजोर कौन है? झारखंडी है। सबसे कमजोर कौन है? मूलवासी है। सबसे कमजोर कौन है? आदिवासी है। सबसे कमजोर झारखंड के युवा है और सबसे कमजोर यहाँ के छात्र हैं। उन्हीं के ऊपर केस हो सकता है, उन्हीं को सजा हो सकती है, उन्हीं को जेल हो सकता है। यही तो परंपरा झारखंड की है। झारखंड में विधानसभा लोकसभा चुनाव है इस साल 2024 चुनावी वर्ष से लोकसभा विधानसभा चुनाव मार्च के आसपास, मतलब मार्च मिड में शायद आचार संहिता लग जाए। क्या लगता है कि जो यहाँ के लोग हैं, जो वोटर्स हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, एज ए वोटर हम आपके लगता है किस तरफ उनको जाना चाहिए? देखिए, लोगों पर पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, बीजेपी के साथ, जेएमएम के साथ, कांग्रेस के साथ, क्या कुछ और उस पर विचार? देखिए, मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, चुनाव लड़ चुका हूँ, और जब गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, अखरा, चौक चौराहों में जब हम लोग जाते हैं, जो झारखंड के कोने-कोने में निराशा है, जो लोगों में हताशा है, छात्र अपना हिम्मत हार चुके हैं, किसान अपना हिम्मत हार चुके हैं, मजदूर अपना हिम्मत हार चुके हैं, यहाँ के स्थानीय युवा अपना हिम्मत हार चुके हैं। किस पे भरोसा करे, किस पे उम्मीद करे? एक अजीब सा संशय लोगों के मन में है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि क्या होना चाहिए, उसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि झारखंड के लोग एनडीए को भी मौका दे चुके हैं, यूपीए को भी मौका दे चुके हैं, और उन्होंने देखा है कि एक चोर तो दूसरा उससे बड़ा चोर, महाचोर करके यही परंपरा चलती आई है, यही परिपाटी चलते आई है। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि चूंकि अभी सीजीएल से प्रभावित एक बड़ा वर्ग देखा है कि भाई हमारे हित और अधिकार का कैसे सौदा कर दिया जाता है। आप 8 साल मेहनत कर रहे हैं, 8 साल के बाद एग्जाम होता है और 8 घंटे में एग्जाम रद्द हो जाता है। तो इस बात को दिमाग में बिठा लेना चाहिए और तमाम यूथ और तमाम स्टूडेंट्स को एक बार कुछ नए चेहरों को मौका देना चाहिए, जो नीतियों की बात कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सड़कों पे उतर रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जो नीति बनाने की बात कर रहे हैं, जो नियम बनाने की बात कर रहे हैं, जो ऐसे कानून की बात कर रहे हैं जो यहाँ के भूमि को सुरक्षित कर सके, जो यहाँ के लोगों के हक और अधिकार को सुरक्षित कर सके, जो यहाँ के स्थानीय मूलवासी लोगों की अस्मिता और पहचान को मजबूत कर सके। ऐसे चेहरों को चुना जाए और एक बार विधानसभा उनको भेजा जाए। तो ऐसे कितने चेहरे
तो 5, 10, 40, 41 या पूरी सरकार नहीं? देखिए, पूरी सरकार नहीं हो तो सबसे बेहतर है। संभव नहीं है, लेकिन 41 नए विधायक संभव है? लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एकदम मतलब पॉसिबल सा तो नहीं लगता जब इस नए विधायक हो। देखिए, इम्पॉसिबल देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि 41 नए विधायक हो सकते हैं तो कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको ये कैसे लगता है। अच्छा, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब मधु कोड़ा की सरकार बन सकती है तो हम युवाओं की सरकार क्यों नहीं बन सकते? क्या समर्थन करेंगे। एक कहते हैं ना कि जब नीयत साफ हो तो लोग समझते हैं। जब आपकी राजनीति करने का जो लक्ष्य है वो साफ है तो आपको मौका लोग देते हैं। ऐसा नहीं है हम हमेशा निगेटिव राजनीति की बात करेंगे, जो अभी तक हो गया है उसकी बात करेंगे तो कैसे चलेगा? हमें तो सकारात्मक, रचनात्मक और नीति निर्माण करने की राजनीति को सपोर्ट करना होगा और हमें एक्सपेक्टेशन भी रखना होगा कि लोग हमें समझे। युवाओं की एक बार सरकार बनानी होगी, नए चेहरों को मौका देना होगा। एक बार युवाओं के हाथ में, नए चेहरों के हाथ में जब सरकार की बागडोर आएगी तो ही हम झारखंड में पॉलिटिकल पार्टियां तो नए चेहरे देंगी नहीं, उनके लिए तो पहले जो लोगों ने काम किया है उनको वोट मिलेगा। यानी नए होने का मतलब है कि वो पूरा शुद्ध निर्दलीय टाइप का मसला होगा। तो जेएमएम नए चेहरों को देगी, मतलब अगर हम 41 की बात करें। देखिए, राजनीति से जुड़े तमाम चेहरे जो हैं वो खराब हैं और गैर राजनीतिक लोग ही सब सही हैं, ये भी बात नहीं है। ठीक है, हर एक विधानसभा वाइज चुनिंदा चेहरों को मौका दिया जाए। 40 क्या 45 क्या बहुमत का आंकड़ा 7 होगा, बशर्ते जो साफ नीयत के लोग हैं, जो अच्छे नीयत के लोग हैं, जो नीति निर्माण की मादा रखते हैं, जो नीति की समझ रखते हैं, जो कानून की समझ रखते हैं और साथ साथ ऐसे तमाम विषयों की जानकारी रखते हैं जो झारखंड को मजबूत कर सकता है, यहाँ के झारखंडियत को मजबूत कर सकता है, जो विकास के नए आयाम गढ़ सकता है। ऐसे लोगों को, चुनिंदा चेहरों को मौका देना चाहिए। और हाँ, आप बात करते हैं बहुमत की, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग और सड़कों पे उतरे हुए लोग अगर विधानसभा पहुंचेंगे तो हम मुट्ठी भर लोग जो है ना विधानसभा को वही पूछ रहे हैं कि मतलब अगर बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाते हैं तो ऐसा कोई एक आंकड़ा तय होना चाहिए कि 10 सीट, 12 सीट, 15 सीट, 20 सीट, ऐसा कुछ तय है क्या? कि मतलब कोई दिमाग में है ऐसा कोई नंबर्स की इतना जाए तो भी ठीक रहेगा? देखिए, मेरा ऐसा लगता है कि अगर हम लोग 40-42 ले आते हैं तो ये सर्वोत्तम बात होगी। तो बहुमत इसी हाँ, इससे अच्छी बात तो कोई होगी नहीं, क्योंकि फिर तो कोई विवाद ही नहीं बचेगा, फिर तो कोई ऑब्स्टेकल बचेगा नहीं, कोई रोड़ा बचेगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीट ले आए, एक कोई नंबर अगर बहुमत के आसपास ही हो जाए तो बेहतर होगा। 15, 20, 30, बिल्कुल बिल्कुल 15, 20 बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं, कुछ ऐसे जुनूनी चेहरे दिखाई देते हैं झारखंड की राजनीति में कि अगर 2, 4, 5, 10 लोगों को भी अगर विधानसभा झारखंड की जनता भेजती है, यहाँ के वोटर भेजते हैं, उनके ऊपर भरोसा करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2029 में या आगामी जो चुनावी वर्ष होंगे उसमें एक बड़ा बदलाव आ सकता है। कुछ चुनिंदा चेहरे झारखंड की राजनीति की दशा दिशा बदलने में सक्षम दिखते हैं। उनको लोगों को पहचानना होगा, वोटरों को पहचानना होगा और उनके ऊपर भरोसा करके उनको एक बार मौका मतलब देना है। प्रायोरिटी है कि बहुमत का आंकड़ा पार कर जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर ये मतलब संभव नहीं है तो कम से कम 10, 12, 15 सीट, 15 में अंदर जाए। जितनी ज़्यादा संख्या में नए चेहरे आए, रिवोल्यूशनरी फिगर आए, जिनकी बातों पे भरोसा होता है, जिनको नीतियों की समझ है, ऐसे लोगों को इस बार झारखंड को मौका देना चाहिए। यही अंतिम विकल्प झारखंडियों के पास बचा हुआ है। तो ये संतोष महतो हैं और झारखंड की समझ रखते हैं, मुद्दों की समझ रखते हैं, राजनीतिक समझ रखते हैं। इससे हम इनसे बात कर रहे थे। वैसे कई चेहरों के साथ कोशिश करेंगे कि हम आपकी बातचीत कराएं, उनके अपने सोच को, अपनी नियति से आपको रूबरू कराएं। तो बाकी और खबरों के लिए मिलते हैं। जोहार, आपको सुने रहे। आपको भी जोहार। आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, जितने व्यूअर्स हैं, सभी को झारखंडी जोहार। और सबको यही अपील करना है कि इस बार नए लोगों को मौका मिले और आपका जो निष्पक्ष पत्रकारिता है उसको भी जोहार। मैं यही आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इसी तरीके से निडर, निष्पक्ष, आज़ाद होकर आप पत्रकारिता करें और एक ऑप्शन बचा हुआ रहे झारखंड में कि जिस मीडिया पर, जिस प्लेटफॉर्म पे लोग भरोसा कर सकें। जोहार।